नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। देश में काफ़ी कुछ ऐसा घट रहा है, जिसकी जानकारी आम आदमी तक हो नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच कुछ-कुछ ऐसा घट रहा है, जो अभी तक सामने नहीं आया है। संघ ने कैसे-कैसे सुनाई है देश के भाजपा के बड़े नेताओं को, ये किसी को नहीं पता है। बजट में क्या-क्या खेल हुआ है, इसकी भी पूरी प्रामाणिक जानकारी अभी तक आपके पास नहीं आई होगी। टाटा जैसी बड़ी कंपनी कह रही है कि हमें चीन से इंजीनियर बुलाने पड़ेंगे। हमारे पास इंजीनियर नहीं है सोलर में काम करने के लिए। ये सारे खेल हैं। मुझे लगा इन सारे विषयों पे बात की जाए, और जब संघ की जानकारी मिली, वो नागपुर से छन के आई, तो नागपुर के उन पत्रकार से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जो बिज़नेस पत्रकार हैं, लेकिन राजनीतिक सोच भी बहुत बढ़िया रखते हैं। बहुत गहरी पकड़ है उनको बिजनेस की और राजनीति की, दोनों खबरों की। सीधे चलते हैं नागपुर राजीव रंजन सिंह के पास और उनसे पूछते हैं चल क्या रहा है खेल। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने मुझे बताया कि नागपुर के लोग दिल्ली पहुंचे, गुफ्तगू हुई, इलू इलू हुई। जरा विस्तार से बताइए कि क्या क्या हुआ, और क्या योगी आदित्यनाथ के जो तेवर है कि उन्होंने मोदी और शाह को नमस्ते करना भी बंद कर दिया है, क्या उसका परिणाम है ये इलू इलू जो दिल्ली में हुआ क्या? जरा विस्तार से बताइए। देखिए, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो भारतीय जनता पार्टी के काफी क्लोज हैं। उन्होंने कल फोन पे मुझसे बात किया और ये चीज मुझे बताया, ये कहीं पे भी पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। कहीं पे भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा। आज से 15 दिन पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, जिसमें 60 लोगों को बुलाया गया था, वरिष्ठ लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के ही जो वरिष्ठ सबसे सीनियर जो लोग हैं, उन लोगों को बुलाया गया था। और उस बैठक में गर्मा गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो नंबर 1 है यानी नरेंद्र मोदी जी, इनको खुद को आना पड़ा। वो शुरू में मीटिंग में नहीं थे, बट वो आए 15-20 मिनट बाद मीटिंग में, जब बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ गई। और उस मीटिंग के अंतर में कुछ वरिष्ठ लोगों ने, संघ के लोगों ने ये कहा कि हमने ये पार्टी जो है ये आपको एक ऐसी हालात में सौंपी थी जब भारतीय जनता पार्टी काफी सशक्त स्थिति में थी और यहाँ पे सब सफेद पोश साफ छवि के लोग थे। आज आपने इस पार्टी को क्या कर दिया? आपने इसमें आयात कर करके सभी पार्टियों के जितने धूमिल छवि वाले लोग हैं, उन लोगों को आपने आयातित किया है, जिन पे पहले ही आपने आपने आरोप लगाए और आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए। तो हम तो लोगों को जवाब देने में असमर्थ हो रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरियां थी कि इनको इस तरीके के लीडर्स, जिनकी दागी छवि है, जो भ्रष्टाचारी माने जाते हैं, उस तरीके के लीडर्स को पार्टी के अंदर में एंट्री देनी पड़ी। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, काफी सीनियर आदमी ने स्पष्ट रूप से मोदी जी को कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपको कोई विरासत में नहीं मिली है। ये पार्टी को बनाने में हम लोगों ने आपसे ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि जब ये पार्टी हम बना रहे थे तब हम ये घर घर घूम रहे थे और हमारे साथ में कोई पूंजीपति नहीं थे, हमारे साथ में कोई मीडिया का सपोर्ट नहीं था। बिना किसी सपोर्ट के हम पोटली में खाना बांध के घर घर घूम के हम लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया है। और आज ऐसे ही जो निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको हाशिए पे धकेल दिया गया है। और जब सत्ता पे आ गई है पार्टी, तो सत्ता की मलाई खाने वाले सारे आयातित लोग हैं। और बात भी सही है। देखिए संजय जी, यदि आप देखें, जितेंद्र प्रसाद से लेके तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तक, मतलब आपको ऐसे बहुत नाम दिख जाएंगे, हेमंत बिस्व शर्मा, जो बाहर से आए हैं और बाहर से आके आज वो लोग पार्टी में बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो इससे जो कार्यकर्ता है, अशोक चौहान को देख लीजिए, जिस दिन लाए पार्टी में उस दिन राज्यसभा दे दिया। तो पार्टी के अंदर के लोग जो हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो बहुत चिढ़े हैं और उनको ये मालूम है कि ये बात जो है, ये संघ के वरिष्ठ लोग, जो नरेंद्र मोदी से भी वरिष्ठ हैं, वही सिर्फ इन बातों को उठा सकते हैं। तो इनको क्लियरली कहा गया कि आप नंबर 1 है, पर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पार्टी के अंदर में आप डिसाइड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि गुजरात से ही नंबर 1 आएगा और गुजरात से ही नंबर 2 आएगा और बाद में जब नंबर 2 नंबर 1 बन जाएगा तो नंबर 3 यानी जो बाद में नंबर 2 बन जाएगा, वो भी गुजरात से आएगा। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। आप सत्ता में हैं, आपने सत्ता के नियम बनाए हैं कि 75 साल के बाद में
जो भी आदमी आएगा वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे। ये इस तरीके की बहुत ही कठोर बातें हुई हैं। नरेंद्र मोदी का बोलते चेहरा एकदम छोटा हो गया था उस मीटिंग के बाद, और इसीलिए ये किसी कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं दी गई है, कोई कहीं पे भी ये बात नहीं कही गई। इसलिए आप अमित शाह को भी देखिए, अमित शाह एकदम लाइमलाइट से दूर है, अमित शाह एकदम दूर हो गए। वो एकदम अब अपने काम से काम रख रहे हैं। इसको फोन करना, इस अधिकारी को, इस आईएएस अफसर को, यहाँ फोन करना, वहां फोन करना, सब बंद हो गया। और उसके बाद ही आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ में इतनी डेयरिंग आ गई है कि वो हाथ जोड़ना जो हमने 2-4 दिन पहले देखा, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। उनके पीछे बहुत ज्यादा लोगों ने बुलंद आवाज में, खासतौर पे संघ के लोगों ने और वो भी वरिष्ठ लोगों ने बहुत बुलंद आवाज में ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी हाल में बदला नहीं जाना चाहिए। ये कोई मीडिया के अंदर में आया नहीं। ये लोग तो भी बैटिंग कर रहे हैं कि कैसे बदले, पर मैं आज आपको बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को बदलना बहुत मुश्किल होगा, और यदि बदले तो ये बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। हिस्ट्री से इनको लेसन लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। देखिए ये सेम चीज आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ था कि कल्याण सिंह से बहुत चिढ़ गए थे, और जहां तक मुझे याद आ रहा है राम प्रकाश गुप्ता नाम था, कोई गुप्ता साहब थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया जी। और आप देखिए उसके बाद में सत्ता से भारतीय जनता पार्टी 15 साल के लिए, 20 साल के लिए मेरे ख्याल से एकदम दूर होगी, सत्ता से एकदम दूर होगी। तो यही समझाया जा रहा है कि भाई हिस्ट्री से आप सबक लीजिए। यदि इस बार फिर से आपने ये करने की कोशिश की तो वही राम प्रकाश गुप्ता और कल्याण सिंह वाला एपिसोड होगा। आप देखिए जिसको ये लोग फॉरवर्ड लाना चाह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य खुद अपनी सीट हार चुके हैं। जिस आदमी को जनता का समर्थन नहीं है, वो आदमी मुख्यमंत्री बनने के सपने कैसे देख सकता है? ये तो जब ऊपर कोई बैठा बॉस, जो बहुत ही मतलब निरंकुश टाइप का बॉस जो है, जो जनता के मतों को, जो है जनता के स्वाभिमान का आदर नहीं करता है, वही बैठा सकता है हारे हुए आदमी को मुख्यमंत्री के पोजीशन पे। ठीक है, ये एक तरीके से आपके निरंकुशता को प्रतीक, निरंकुशता का एक सबूत है। वही योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के आज भी बेताज बादशाह है। वो लोकसभा लड़े या विधानसभा लड़े, किसी भी सीट से वो जीत जाएंगे। तो कहने वाली बात है कि ये राम प्रकाश गुप्ता और कल्याण सिंह वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने याद दिलाया मोदी जी को, कहा 15 से 20 साल के लिए हम सत्ता से दूर हो गए थे। उस टाइम भी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ईगो को जो है वो सामने आने दिया, और उसका परिणाम पूरी पार्टी ने भुगता। तो आप ये समझिए कि अभी जो है, मुझे लगता नहीं है जो भी टीवी में डिबेट्स हो रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को आज हटाएंगे, कल हटाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये हटाने वाले। देखिए एक बात समझ जाइए, संघ जो है वो ट्रिपल पी में विश्वास करता है, पॉलिसी, पावर और पोस्ट। तो पॉलिसी, पावर और पार्टी। तो इनको पावर से तो अब इन्होंने बोल दिया हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप नंबर 1 हो, नंबर 1 रहिए। योगी आदित्यनाथ यूपी में नंबर 1 है, नंबर 1 रहने दीजिए, बैलेंस ऑफ पावर बनेगा। बट जो पॉलिसी और पार्टी है, इसमें आप हमसे हर चीज का जिक्र करेंगे और हर चीज का विचार विमर्श करेंगे। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में कि ये कितना नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। परंतु ये 15 दिन पहले जो मीटिंग हुई है, उसी के हम जो बंद दरवाजे के पीछे हुई है, जिसकी जानकारी मीडिया को नहीं है, उसी के हम सारे के सारे अब देख रहे हैं एक एक करके कि किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है। और उसके बाद जो है आप देखिए यूक्रेन चले गए, यहाँ वहां इन्होंने आरएसएस ने बोला कि आप अपना काम कीजिए, फॉरेन ट्रिप करना जो करना कीजिए, पर दूसरों के काम पे हस्तक्षेप मत डालें। तो योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड है आगे आने वाले कुछ मेरे ख्याल से महीने या साल तक, जब तक आरएसएस पीछे खड़ा है। राजीव जी, लेकिन इसी बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बड़ा वो चल रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है कि कौन बनेगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो गया, मामला अधर में है। क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तक चुना जाएगा? क्या हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद? देखिए मुझे यहाँ लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य ने थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखाई। अगर ये यूपी का सीएम बनने के बदले जो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, वो यदि वो भी मतलब उनका भी नाम था कई लोगों के बीच में, तो ये यदि उसी की तरफ फोकस करते तो
शायद इनको सफलता मिल जाती। अब तो ना वो घर के रहे ना घाट के रहे, ना तो वो डिप्टी सीएम ही ठीक से हो पा रहे हैं और ना ही उनका एलिवेशन प्रमोशन होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ उनकी इनमेच्योरिटी और जो बोला जाए कि विवेक उन्हें दिखाना चाहिए था, उसका उन्होंने जो है मतलब पूरी तरीके से उस चीज का नजरअंदाज किया और उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। विनोद तावड़े का नाम चल रहा था बहुत जोर शोर से, परंतु ये कहा जा रहा है कि भाई महाराष्ट्र के इलेक्शन आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी विनोद तावड़े की बहुत उपस्थिति की जरूरत है। मुझे ऐसा भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने खुद फोन करके ये बताया कि आगे आने वाला बीजेपी का प्रेसिडेंट शायद ओबीसी होगा। ओबीसी जो वर्ग है वो ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो उनसे छिटक रहा है। तो ब्राह्मण और बनियों का तो सपोर्ट है ही इनको, किंतु ओबीसी को इनको अपने साथ में रखना है। तो ओबीसी का चेहरा जो है ये सामने आ सकता है। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि ओबीसी के कौन कौन से बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। तो एक विनोद तावड़े का ही नाम मुझे ध्यान में आ रहा है, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, बट इनका नाम बहुत तेजी से चल रहा है। अमित शाह, अनुराग ठाकुर, सडनली अनुराग ठाकुर का भी नाम चलने लगा। अनुराग ठाकुर आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते से बड़े एक्टिव हो गए, बहुत एक्टिव हो गए और बहुत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो एक युवाओं को अपील करने के लिए, क्योंकि इस देश की 65% जनता जो है वो 45 साल से नीचे की है, तो उन युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए ये भी एक हल्के में बात चल रही है कि उनको बनाया जाए। माथुर साहब जो राजस्थान से आते हैं उनका नाम भी वरिष्ठ लोग जो हैं वो लोग चला रहे हैं। तो ये सब बन इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही मैंने बताया कि जो संघ के लोगों ने कहा कि आप नहीं डिसाइड करेंगे कि नंबर 2 कौन रहेगा और नंबर 3 कौन रहेगा, यानी अमित शाह भी और जेपी नड्डा भी और सारे यूपी के सीएम भी और हर राज्य के सीएम, तो सब आप ही बनाएंगे, तो पार्टी में दूसरे लोग क्या करेंगे? भाई भारतीय जनता पार्टी आपको सौंपी गई जहां पे एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। आपने वो कलेक्टिव डिसीजन लेने वाली पार्टी को सिर्फ 1.5 लोगों की पार्टी में बना दिया है, एक नरेंद्र मोदी और आधे अमित शाह, या एक अमित शाह और आधे नरेंद्र मोदी, जैसा भी आप देख लीजिए। तो आप इस तरीके से यदि करेंगे तो पार्टी बहुत लंबे समय तक सक्सेसफुली जाएगी नहीं, और उसी का परिणाम है कि संघ सरसंघचालक के आपने देखे हैं किस तरीके से इनडायरेक्ट तीव्र बयान आ रहे हैं कि भाई ये सिर्फ जो है असुरी प्रवृत्ति है, ये निरंकुशता जो है ये असुरी प्रवृत्ति है। तो ये इस तरीके के बयान, उस मीटिंग की बात है, वो मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही। आरएसएस के लोगों ने निडर होकर, जो मुझे जानकारी मिली है, वो नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि भाई आप अब बहुमत खोने के बाद में आप पार्टी के वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श कीजिए। बिना विचार विमर्श के आप जिस तरीके से पार्टी को चला रहे हैं और जिस तरीके की आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बात किसी ने नहीं बोली है नरेंद्र मोदी को, सिर्फ हम आपके मेरे जैसे कुछ इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो बोल रहे हैं, पर ये आप पार्टी के अंदर पार्टी की मीटिंग में मतलब उठाने लग गए ये बात कि भाई नरेंद्र मोदी के बयानों के कारण पार्टी को नुकसान पहुंचा है। तो आप समझिए कि किस तरफ ये पार्टी जा रही है। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इस बीच में संसद में राहुल गांधी ने रुला दिया है। बिल्कुल राहुल गांधी जिस तरह से हमला कर रहे हैं, ओम बिरला की हालत देखने लायक हो रही है। तरस आने लगा है ओम बिरला को, मतलब वो बेचारे हंसे, वो रोए। राहुल गांधी इतनी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी उनके संग सुर में सुर मिला के धुलाई कर दी है। राहुल गांधी ने बजट में मध्यम वर्ग परिवार को खासतौर से फोकस किया। क्या लग रहा है राहुल गांधी पे और मध्यम वर्ग पे जैसी मार पड़ी है, इन दोनों चीजों पे मैं आपकी बात जानना चाहता हूं। देखिए इस पूरे पिछले 3-4 महीने में जो आदमी की शख्सियत बहुत ज्यादा निखर के आई, उभर के आई, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौर से लेके अभी तक, वो है राहुल गांधी। इसमें कोई विवाद नहीं है। और इसलिए देखिए आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में बड़े ही जोर शोर से राहुल गांधी और फिर से जो एक वायलेंस का जो एक मैसेजेस जो रहते हैं मुस्लिम समाज के प्रति, वो फिर से मैसेजेस बहुत सर्कुलेट होने लगे हैं अलग अलग ग्रुप में। मुझे भी कई सारे ग्रुप से आया। तो गांधी परिवार पे हमला बड़ा तीव्र हो गया है और माइनॉरिटीज पे हमला बहुत तीव्र हो गया है। ये अपने आप में सबूत है कि सडनली राहुल गांधी की जो शख्सियत है वो अब लोगों को समझ में आ रही है। देखिए संजय जी, लाखों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके
भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की छवि को पप्पू की छवि बनाने की कोशिश की। और जब जनता को 10 साल में समझ में आया कि भाई पप्पू तो हमें बनाया जा रहा है, हम बेवकूफ बन रहे हैं, हमें हर तरीके से ठगा जा रहा है। एक तरफ तो अमित शाह अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं बीसीसीआई में बैठा के, दूसरी तरफ हमारे बच्चों को आंदोलित किया जा रहा है कि भाई आप सड़कों पे उतर के गाय प्रोटेक्शन कीजिए, गायों का बचाव कीजिए, धर्म का बचाव कीजिए। तो ये अपने खुद के बच्चों को क्यों नहीं उतार रहे हैं? ये अपने बच्चों को पहले उतारे सड़कों पे, इनको बोले कि भाई आप डंडे लेके पहले आओ। आप मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को उतार रहे हो ये बोल के कि भाई आपको धर्म की रक्षा करनी है, आपको गौ माता की रक्षा करनी है, तो ये जय शाह क्यों नहीं कर सकते? ये सिर्फ बीसीसीआई क्यों की ये क्यों बन सकते हैं? तो ये लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आया, जो राहुल गांधी इतने सालों से बोल रहे हैं। जो राहुल गांधी ने कहा कि भाई मध्यम वर्ग के पेट, छाती पे और पीठ पे छुरा मारा है, और ये टैक्स टेरर इस गवर्नमेंट ने जो है ये पूरे देश में प्रसारित किया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपको याद होगा जो लास्ट अपना 1-on-1 सेशन हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने कहा था कि ये प्राश्चित का इनका बजट है। आदमी प्राश्चित तब करता जब वो गलती जो है उसको लगता कि उसने गलती की है। पर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ऐसी मतलब उनके साथ एक ऐसी विकट परिस्थिति है कि वो मान नहीं रहे कि उन्होंने गलती की है। आप देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव पे चले गए। अब आप बताइए, ये बोल रहे हैं कि हर साल मतलब 2 साल तक हम हर महीने 3,000 रुपए ईपीएफओ में नए कर्मचारी को देंगे, हम 15,000 रुपए तक की पहली सैलरी हम देंगे, ठीक है। इस तरीके के आप जो प्रावधान कर रहे हैं, हम 500 बड़ी कंपनीज को बोलेंगे कि हर साल 4,000 लोगों को आप इंटर्नशिप दो। ये जो 3 उन्होंने प्रायोजन किए हैं, ये शो करता है कि इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक विकराल रूप ले चुका है। यही बात तो संजय जी मैं और आप कर रहे हैं, यही बात विपक्ष कर रहा है, यही बात राहुल गांधी कर रहे हैं मुखर होके। पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को एक्सेप्ट और स्वीकार नहीं किया। यही भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार में जो विशेषता है, जो खासियत है, वो यही है कि ये गलतियों पे गलतियां करने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलती को मानते नहीं है, ये छुपाते हैं। ये बोलते हैं कि डोकलाम में कोई चाइनीज घुसा नहीं है, ये बोलते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में कम हो रहा है। आरबीआई को इन्होंने जो है डाटा रिलीज करने के लिए बोल दिया कि 4 करोड़ से जो है एम्प्लॉयमेंट 2023-24 में बढ़ा है। तो यदि 4 करोड़ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, 59 करोड़ से 63 करोड़ अगर अभी हो गए हैं इंडिया में फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में, तो भैया आपको ये एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव लाने की क्या जरूरत है? ये इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए निर्मला सीतारमन जी के, एक भी पत्रकार ने वहां ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैडम आपकी पार्टी तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पे भरोसा करती थी, विश्वास करती थी, 50,000 करोड़ रुपए का लास्ट ईयर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में पैसे दे दिए गए, सब्सिडी दे दी गई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को। तो आप ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव पे क्यों शिफ्ट हो गए? इसका मतलब है कि आप भी मान रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत विकराल रूप ले रहा है, और उस पर उनका आंसर देने देना। पर वो ना किसी ने सवाल पूछा, ना उस सवाल का जवाब निर्मला सीतारमन ने दिया। तो ये राहुल गांधी जो सदन में इनको सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग और खास तौर पे जो बेरोजगार नौजवान है बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि उनकी बात कौन रख रहा है? भाई उनको तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना, उनकी बात कोई तो सदन में रखे। तो राहुल गांधी उभर के आ रहे हैं एक ऐसे युवा नेता के रूप में जो युवाओं की समस्याओं को सामने रख रहे हैं, और आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शुतुरमुर्ग कितने भी रेत में अपने गर्दन को घुसा ले, वो सच्चाई से दूर नहीं जा सकती है। शुतुरमुर्ग के पास में शिकारी आता है तो वो शिकारी से दूर भागने के बजाय वो रेत में अपना चेहरा छुपा लेती है तो मुझे शिकारी दिखेगा नहीं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये स्ट्रेटेजी है शुतुरमुर्ग वाली, ये स्ट्रेटेजी आज नहीं तो कल उनको बहुत भारी उस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, देख के भी लग रहा है। आपने डोकलाम की बात करी तो मुझे याद आया कि मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर पढ़ी थी कि टाटा चीन के इंजीनियर मंगा रहा है, शायद सोलर प्लांट के लिए उनको स्पेशलिस्ट जो चाहिए वो चीन के इंजीनियर चाहिए। मतलब टाटा जैसी कंपनी, उनको भारत में इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं, उनको इंजीनियर चाहिए तो वो चीन से मंगा रहे हैं। क्या हमारा देश ऐसे इंजीनियर पैदा नहीं कर पा रहा है कि जो
चीन के इंजीनियर का मुकाबला कर सके। कहाँ तो हम चीन को आंखें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बड़ी बात कर रहे हैं, और टाटा जैसी कंपनी चीन से इंजीनियर मंगा रही है। क्या मामला है कि क्या हो गया, टाटा को चीन की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये बहुत ही दुर्भाग्य और शर्मनाक बात। आप यदि आज देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री के बैलेंस शीट पे 1 लाख करोड़ के आसपास कैश है, और इस साल में उन्होंने 10 लाख करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया है। टाटा ग्रुप भी उसकी आसपास में है। अदानी जो है वो भी बोलता है कि भाई 15-20 हजार करोड़ का हम प्रॉफिट बनाते हैं। तो ये क्या प्रॉफिट कागजों में है, या आप ह्यूमन रिसोर्सेज पे क्यों नहीं खर्च कर रहे? ये शर्म की बात है कि इस देश में इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस जो है वो इस देश के अंदर में अपने ही देश की जनता को टेक्नोलॉजिकली साउंड बनाने के लिए R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा नहीं कर रहे हैं। मैंने एक स्टोरी किया था 1.5 साल पहले, गूगल पे होगा अवेलेबल, कि 0.6% जो है सिर्फ हम अपने R&D पे खर्चा करते हैं, ठीक है। और हमारे देश में पर मिलियन 138 रिसर्चर्स हैं। यही आप फॉरेन जाओ, साउथ कोरिया में 4000 से ऊपर है, चाइना में 2000 से ऊपर है। मैं एग्जैक्ट नंबर भूल गया हूं, उस स्टोरी मैंने मतलब उसमें बहुत डाटा दिए हुए इस स्टोरी के अंदर में। मैंने यही बोला था कि भाई जो पेटेंट है, पेटेंट के नाम पे और IP टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के नाम पे हर साल इस देश से $8.5 बिलियन, यानी लगभग 70 से 75 हजार करोड़ रुपए हर साल इस देश से बाहर जा रहे हैं। और ये शर्मनाक बात है। टाटा हो गया, आपका अदानी हो गया, अंबानी हो गया, क्या ये ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में पैसे खर्च नहीं कर सकते? और मैंने ना जाने अनगिनत बार इस बात को उठाया है कि चाइना से ओपनिंग अप, यानी चाइना के क्लोज आने का सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो किन को होने वाला है? यही बड़े कॉर्पोरेट्स को होने वाला है। और इसमें भी सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? अदानी को हो रहा है। चैंग चुंग लिंग जो एक ताइवानी सिटीजन है, वो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। चाइना चाइना के पावर प्लांट इक्विपमेंट जो है अदानी के हर पावर प्लांट में है। आप देखिए उन्होंने एक एप्लीकेशन किया था, और टाटा ने भी एप्लीकेशन किया कि भाई चाइनीज जो इंजीनियर आ रहे हैं उनका 4 महीने में पासपोर्ट का क्लियरेंस होता है, उस अवधि को कम किया जाए। अब वो 15 दिन के आसपास हो गई है। तो आप ये अपने एक तरफ तो आप मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ना जाने क्या क्या पॉलिसी रन कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ इस देश में हर साल 10 लाख के ऊपर इंजीनियर निकल रहे हैं। आप उनको क्यों नहीं आप ट्रेन कर रहे हो? आपके बुक्स पे आप हजारों करोड़ का प्रॉफिट बना रहे हो। तो ये हजारों करोड़ का प्रॉफिट जा कहां रहा है? ये क्या शादियों में खर्चा होने के लिए जा रहा है? क्या ये विदेश में घूमने के लिए जा रहा है? क्या ये विदेश में एक्विजिशन के लिए जा रहा है? आप देखिए टाटा ने, देखिए टाटा एक टाइम में बहुत ही टावरिंग कंपनी ग्रुप हुआ करता था, ठीक है। पर रतन टाटा के गाइडेंस में जो है ये टाटा ग्रुप जो है, इसकी फिलॉसफी और पॉलिसी जो है, कॉर्पोरेट पॉलिसी, कंप्लीटली दूसरा रास्ता इसने इख्तियार कर, और मेरी नजर में वो रास्ता बहुत गलत था। इस पे बहुत वाद विवाद हो सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप देखिए आज इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, वो है इस देश में फैली अनएम्प्लॉयमेंट। जो बेरोजगारी की समस्या जो है वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब रतन टाटा के अंडर में टाटा ग्रुप ने भारत में इन्वेस्टमेंट करने के बदले $6.2 बिलियन का कोरस जो यूके में है और नीदरलैंड में जो स्टील प्लांट्स थे उनका एक्विजिशन किया। फिर उसके बाद में लैंड रोवर खरीदा आपका, उसका एक्विजिशन किया $1.2 बिलियन में। यानी आपने करीबन 7.5 से 8 बिलियन डॉलर जो है, अगर 80 रुपए एक डॉलर में पकड़ूं तो 65,000 करोड़ के आसपास में, 64-65 हजार करोड़ रुपए आपने इंडिया से बाहर निकाल दिए फॉरेन के एक्विजिशन में। कोरस के पावर प्लांट इनको बंद करने पड़े हैं, बहुत सालों तक कोरस के पावर प्लांट लॉस में चले हैं। तो आपने इंडिया से जो प्रॉफिट कमाया, भारत से जो प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट आपने फॉरेन में लगा दिया। भाई देश को उस पैसे की जरूरत है, इस देश में रोजगार क्रिएट करना चाहिए था। रतन टाटा ने इस बारे में सोचा नहीं, और रतन टाटा की मीडिया में और लोगों में ऐसी छवि है कि उनके अगेंस्ट एक लाइन बोल दो तो आपके ऊपर 100 लोग जो है कुदाली लेके चढ़ जाएंगे, ठीक है। मतलब उनकी फैन फॉलोइंग, ये सब मीडिया की स्ट्रेटेजी है। देखिए नीरा रडिया जैसा इतना बड़ा स्कैम आया कांग्रेस के टाइम में आया, तो स्कैम को दबा दिया गया, पूरे के पूरे स्कैम को दबा दिया गया। तो आप उसमें रतन टाटा का इन्वॉल्वमेंट था, बड़े बड़े हमारे सो कॉल्ड पत्रकार भाई बंधु लोग जो है वो लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर में। तो आप ये समझिए कि भाई अनेकों गलत चीजों में लिप्त होने के बाद भी
एक ऐसी छवि बनाई गई है मीडिया के द्वारा कि भाई ये ग्रुप जो है वो बहुत ही साफ और पाक सुथरा काम कर रहा है। नो डाउट वो काम बहुत सारे अच्छे भी कर रहे हैं, परंतु जो काम अच्छे नहीं कर रहे उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उस पर वाद विवाद होना चाहिए, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। आप पूरी तरीके से एक बैन लगा दो कि नहीं, जो भी टाटा के अगेंस्ट बोलेगा वो गलत बोलेगा, तो इस तरीके की जो थिंकिंग हो जाती है, दिस इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आप देखिए संजय जी, 64-65 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट यदि भारत में टाटा ने किया रहता तो कम से कम और कुछ नहीं तो 2 से 3 लाख नए रोजगार के सृजन के अवसर पैदा हुए थे। तो क्या ये नौकरियां देश को नहीं चाहिए थी? आप भारत से बाहर पैसे लेके जा रहे हो। तो ये कहना टाटा का कि आप चाइना से हमें इंजीनियर आने दीजिए, इनको बिल्कुल भारत सरकार को रोकना चाहिए और कहना चाहिए कि आप 6 महीने में ट्रेन कीजिए, आप ट्रेन कीजिए इनको, अपने इंजीनियर्स को IIT से जो निकले हैं उनको हायर कीजिए और उनको ट्रेन कीजिए। ये आपकी ना केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कंपनी के प्रति, परंतु देश के प्रति भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन कीजिए। आप PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का तो भरपूर टाटा ग्रुप की कंपनीज फायदा उठा रही हैं, तो अब क्यों उनको बाहर से इंजीनियर बुलाने पड़ रहे हैं? इंडिया के अंदर में क्रिएट कीजिए या चाइना में भेजिए अपने इंडियन लोगों को, वो वहां से लर्न करके आएंगे टेक्निक्स जो भी हैं। पर आप बाहर से लोगों को आयातित नहीं कीजिए। ये इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस बार जो है ना, ये हथियार डाल दिया, ऐसा लग रहा है चाइना के सामने कि हमको चाइना से इन्वेस्टमेंट आने देना चाहिए। ठीक है, 2020 में PN3 करके प्रेस नोट 3 ये लेके आए थे, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि ऑटोमेटिक रूप से चाइनीज कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि भाई चाइना से आप माल मत आने दीजिए, सॉरी माल तो आने दीजिए, साथ ही माल के बदले आप ध्यान दीजिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आए। तो ये जो बड़ी बड़ी आंखें तरेर के ये सरकार बता रही थी कि हम चाइना के अगेंस्ट खड़े, मैं तो 1.5 साल से ये बात बोल रहा हूँ कि ये सरकार चाइना विरोधी नहीं है, ये चाइना को आंखें नहीं दिखा सकती है, ये चाइना के आगे झुकी हुई सरकार है। ये अपने ही जनता से, अपने ही देश के लोगों से बहुत सारी इंडिया चाइना डिस्प्यूट की बातों को छिपा रही है। ये बता रही है कि चाइना कैसे इंडिया के अंदर में घुस गया है, और ये हमको अब पॉलिसीज में भी नजर आ रहा है धीरे धीरे कि किस तरीके से चाइनीज कंपनीज को इंडिया के अंदर में आयात करने की कोशिश की जाए। जी संजय जी, तो सही है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी आंखें खोलने वाली आज रिपोर्ट हमारे दर्शकों को बताई। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे राजीव रंजन जी, उन्होंने बेबाक तरीके से राजनीति की, सरकार के रिश्तों की कहानी आपको बताई। वक्त है आपके कमेंट का, आपकी राय का। मुझे जरूर बताइएगा ये बातचीत आपको कैसी लगी। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।